आज का हमारा एक और नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पिछले वाले क्लास में आपने बेसिकली गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपने पढ़ा था विशेष। हालांकि आपने तो बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपके गुटेनबर्ग जी का प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो उसी को तो हम लोग कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जैसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे हाथों से लिखने, यानी कि पहले हम लोग हाथों से लिखते थे, फिर हमारे पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, फिर उसके बाद गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ गया। तो ये जो लगातार प्रिंटिंग के दुनिया में तरक्की हो रहा था, हाथ से वुड ब्लॉक से गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, अल्फ़ाबेट वाला जिसमें हुआ करता था हमारा। तो ये जो लगातार चेंजेज हो रहे हैं प्रिंट की दुनिया में, तो ये क्या कर दिया, एक प्रिंट के पूरे मतलब पूरे समय, उस समय में पूरा एकदम पूरा आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली हर जगह पर किताब ही किताब आपको दिख रहा था। तो जब इतना ज़्यादा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहा था और पूरा का पूरा मार्केट प्रिंटेड मटेरियल से भरा हुआ था, इसी को तो कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब समझना वैसा दौर जिस समय पे हमारा प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो रहा था, नए नए बन रहे थे, नए नए उसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो रहे थे, और जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो रहा था वैसे वैसे हमारे किताब, न्यूज़पेपर, जनरल्स, इन सारे चीज़ों का छपना भी बढ़ रहा था। इसी दौर को हम लोग कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि आखिर प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या। हालांकि आपको तो पता है अब, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का, यानी कि बड़े लेवल पर जो किताब, न्यूज़पेपर सब छपने लग गए थे, प्रिंटेड मटेरियल बेसिकली, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। और मेन टॉपिक के अंदर आपका छोटा वाला सबसे पहला टॉपिक है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ न्यू रीडिंग पब्लिक में क्या है। और चूंकि आपको पता है, जैसा कि हम लोग करते ही आ रहे हैं अपने सभी चैप्टर में, लगभग अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए पॉइंट वाइज इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो, प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे पास डेवलप होके आ रहे थे, जैसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, फिर गुटेनबर्ग का आ गया जिसमें कि अल्फ़ाबेट हुआ करते थे। ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, इसका एडवांटेज क्या था, यानी कि इसका एडवांटेज क्या था। ये जो प्रिंटिंग प्रेस आ रहा था, इसका हम लोगों को बेनिफिट क्या मिल रहा था, जरा देखा जाए क्या बेनिफिट मिल रहा था। पहला बेनिफिट ये था, यानी कि पहला एडवांटेज ये था, पहला विशेषता ये था कि प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। देखो पहले क्या होता था ना, लोग हाथों से किताबों को छापते थे, यानी कि किताबों से लिखते थे, देख देख कर कॉपी करते थे, तो उसमें टाइम बहुत लगता था, प्लस बहुत महंगा होता था। लेकिन जैसे जैसे मशीन आने लग गए, बड़े लेवल पे किताब छपने लग गए, और जब भी मशीन से किताब छपता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस आने से पहला हमारा क्या हो गया, किताबों का दाम घट गया, बहुत घट गया। आगे, द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। ये भी बिल्कुल सही बात है। पहले हाथों से किताब लिखने में समय लगता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन मशीन से क्या हो गया, समय भी बच गया और आदमी का भी संख्या इसमें कम पड़ गया, यानी कि लेबर भी कम करना पड़ा हम लोगों को। ये दूसरा एडवांटेज है इसका। तीसरा एडवांटेज क्या है, मल्टीपल कॉपीज कोड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेट ईज, यानी कि एक नहीं बल्कि हजारों हजार किताब, पेज आप बहुत ही कम समय में उस समय पे छाप सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो ये ऐसे 3 एडवांटेज है। हालांकि एडवांटेज तो और भी हैं प्रिंटिंग प्रेस के, आपके माइंड में यदि 3-4 पॉइंट और आ जाए तो आप यहाँ पे भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसमें 3 मेन पॉइंट लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन कर दिया किताब से ढूंढ के। ठीक है, और हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हमने 3 पॉइंट ये वाला लिखा है और एग्जाम में आ जाए कि व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट लिखा जाए, आपके माइंड में यदि कुछ और भी आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा प्रिंटिंग प्रेस का एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों ने इसमें क्रिएट किया है कि अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। मतलब कि जैसे जैसे हमारा प्रिंटिंग प्रेस में तरक्की हो रहा था, नए नए प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास आ रहे थे, यहाँ पे एक रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रहा था। रीडिंग पब्लिक का मतलब है कि लोग अब पढ़ना चालू कर रहे थे, वो भी ज़्यादा बड़े नंबर पर। ठीक है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जरा देखा जाए कैसे करेंगे डिफाइन। कहा जा रहा है इसमें, अर्लियर रीडिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द इलिट्स। कोई बहुत सारे लोग इसको इलाइट भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका असल कहने का मतलब होता है इलिट। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इलिट के तौर पे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि पहले के ज़माने में जो पढ़ाई लिखाई था ना, वो केवल और केवल वही लोग कर पाते थे जो इलिट लोग हुआ करते थे। इलिट का मतलब जो बहुत धनवान, पैसा वाला, धन संपत्ति वाला, वो लोग केवल पढ़ पाते थे। आप किसी की जगह का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल आप लो इंडिया का। क्या इंडिया में आज से 200-300 साल पहले पढ़ने का हर किसी को अधिकार था क्या? बिल्कुल नहीं था। खास करके लोअर कास्ट को तो बिल्कुल नहीं था। अब आपको क्या लगता है कि जो केस
इंडिया में है उस समय पे था, क्या वैसा ही केस हर जगह पे रहा होगा? बिल्कुल वैसा ही था। आप उठा के देख लो, यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ कि या फिर किसी भी कंट्री में चले जाओ, आज से 200-300 साल पहले केवल और केवल पढ़ने लिखने का अधिकार उन्हीं को था जो कि एलिट थे। एलिट मतलब जो बहुत ही विद्वान, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब में जो लोग आगे थे उन्हीं को केवल पढ़ने का अधिकार था। लेकिन एलिट्स वेयर लिटरेट पीपल, उस समय पे जो एलिट लोग, हालांकि अभी और हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एलिट लोग कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट लोग थे। दे वेयर रिच, ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, ठीक है। दे कुड इजिली अफोर्ड बुक्स, और इतने अमीर थे कि किताब को ये लोग आराम से अफोर्ड कर पाते थे। देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर किताब ही तो अफोर्ड करना है, कौन सा बड़ा बात है, लेकिन आप इसमें ये भी तो देखो कि उस समय पे किताब किससे लिखा जाता था? हाथों से। और जब भी किताब हाथों से लिखा जाता है तो समय लगता है, बहुत समय लगता है, मेहनत बहुत लगता है। तो बताओ क्या प्राइस उसका कम रहेगा या बेसी रहेगा? बेसी रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो वो केवल कौन अफोर्ड कर पाएगा? एलिट लोग ही कर पाएंगे, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, ठीक है। आगे, बट द कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। उस समय पे केवल पढ़ने लिखने का जो अधिकार था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केवल बड़े लोगों के पास था, जिसके पास धन संपत्ति, पैसा, ये सब ज़्यादा होता था। लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो एक तरीके से ओरल कल्चर की दुनिया में रहते थे। ओरल कल्चर का मतलब हो गया कि वो लोग खुद किताब खरीद के नहीं पढ़ते थे, बल्कि किसी ने किसी के मुंह से सुना तो वो बात धीरे धीरे ट्रांसफर होता जाता था कहानी के तौर पे। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये लोग किताब खरीद के पढ़ सके, तो फिर ये लोग चीज़ों के बारे में कैसे जानते थे? सुन सुन के, कि हाँ भैया वो उन्होंने ये कहानी सुना, फिर वो अगले वाले को सुनाएगा, फिर वो अगले वाले को सुनाएगा। इस तरीके के कल्चर को हम लोग कहते हैं ओरल कल्चर। ओरल मतलब जो मुंह से केवल सुना जाए, जो बोला जाए, आप सुन लेंगे वो, लेकिन आप क्या पढ़ पा रहे हैं? उस समय पे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि आपके पास किताब ही नहीं था। तो वहाँ पे जो आम आदमी थे ना, उनके पास किताब ना होने की वजह से वो केवल सुन के काम चला लेते थे कि हाँ इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, इस प्रकार का चीज़ें, ठीक है। आगे, जैसे बचपन में होता था ना कि हम लोगों को नाना नानी, दादा दादी लोग कहानी सुनाते थे और फिर हम उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ सुनाते थे। आपने क्या पढ़ा उस समय पे? नहीं, आपने केवल सुना, वही सुना हुआ कहानी आपने अपने दोस्तों को सुना दिया। इसी को हम लोग कहते हैं ओरल कल्चर। तो आम आदमी केवल पहले यही करता था हमारा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था किताब पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। कॉमन पीपल वेयर इलिटरेट पीपल। सही बात है, उसमें जो आम आदमी थे वो क्या वो पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं थे पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ने का उनके पास साधन ही नहीं था। दे वेयर पुअर, गरीब थे वो लोग। दे कुड नॉट इजिली अफोर्ड बुक्स, वो लोग आराम से किताब को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि महंगा होता था किताब उस समय पे। बट लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स वेर प्रोड्यूस्ड एट लो प्राइसेस। लेकिन सबसे पहला हमारे पास आया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद आया गुटेनबर्ग जी का, जिसमें कि अल्फ़ाबेट ऐसे हुआ करते थे। तो प्रिंटिंग की दुनिया में जैसे जैसे तरक्की हुआ, वैसे वैसे किताबों का प्राइस क्या होते चला गया? घटता चला गया। अब आप जरा खुद सोचो और लॉजिक लगाओ कि किताब का प्राइस घट रहा है तो आम आदमी भी अफोर्ड कर पाएगा? देखो अब क्या हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से क्या हो गया, आम आदमी भी अब पढ़ पा रहा है। लेकिन क्या पहले पढ़ पाता था? नहीं पढ़ पाता था। केवल जो अमीर लोग थे, असली वाले अमीर लोग, वही पढ़ पाते थे केवल। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि आम आदमी भी अब पढ़ना चालू कर रहा था, क्योंकि किताब बहुत सस्ता था। मार्केट में जाते थे, किताब खरीदते थे और पढ़ते थे, अपना नॉलेज बढ़ाते थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि अब चूंकि किताब बड़े लेवल पे छप रहे हैं तो हर गली मोहल्ले में किताब आपको देखने को मिलेगा। उस समय पे भी यही चीज़ था, हर गली मोहल्ले में किताब आपको उस समय पे मिल जाता था। लेकिन केवल कब? प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, उसके पहले नहीं था ये चीज़। आगे, अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक। पहले क्या था? प्रिंटिंग प्रेस जब हमारे पास उतना एडवांस वाला नहीं था तो केवल हियरिंग पब्लिक था। हियरिंग पब्लिक मतलब लोग केवल सुन सुन के काम चलाते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, एक रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गया। मतलब कि अब लोग केवल सुन नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुद किताबों को पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि किताब एकदम सस्ता हो गया है, खरीद पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हियरिंग पब्लिक से किस में कन्वर्ट हो गया? रीडिंग पब्लिक में हमारा उस समय के लोग कन्वर्ट हो गए पूरी तरीके से। जो केवल सुन के पहले काम चलाते थे, अब वो पढ़ भी पा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक में ट्रांसफर हो जाना। आगे, बुक पब्लिशर्स हैड टू कीप इन माइंड द वाइटर रीच ऑफ द प्रिंटेड बुक्स इवन दोज हु डिड नॉट रीड। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको जरा समझना है। क्या समझना है? बहुत ध्यान से समझिए। उस समय पे था क्या? प्रिंटिंग प्रेस आ गया, किताब बड़े लेवल पे छपने लग गए, तो किताब का प्राइस बहुत ही सस्ता हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे
जो कि पढ़ नहीं पाते थे। अब देखो आपको क्या लगता है कि केवल मार्केट में किताब होना जरूरी है क्या? अरे भाई आपको पढ़ने भी तो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना नहीं आता है और मेरे पास एकदम हाथ में किताब भी है, तो इसका क्या मतलब है? कोई सेंस है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। तो जो बुक सेलर हुआ करते थे, यानी कि जो किताब बेचते थे, जो किताब छापते थे, उनको ये माइंड में रखना होता था कि हर आदमी को अभी भी पढ़ना नहीं आया है। तो वो क्या करते थे जानबूझ के? सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी इलस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स। सोचो, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया, किताब छप गया, बड़े लेवल पे लोग पढ़ना भी चालू कर गए, लेकिन क्या हर आदमी पढ़ पा रहा है उसको? भाई उसके लिए आपको पढ़ने भी तो आना चाहिए ना। अब बुक सेलर जो थे, जो किताब बेचते थे, जो छापते थे, उनको ये दिमाग में था कि किताब हर इंसान के हाथ में होना चाहिए, जो पढ़ने जानता है उसके हाथ में भी और जो पढ़ने नहीं जानता उसके हाथ में भी। अब देखो, जो आदमी पढ़ना जानता ही नहीं है वो अपने हाथ में किताब लेके क्या करेगा? कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन वो जानबूझ के क्या करते थे? उस किताब में कहानी लिखते थे और कहानी के बगल बगल में क्या करते थे? पिक्चर बना देते थे। अब जरा देखो, बचपन आप अपना याद करो। आप जैसे अभी क्लास 10th में है, तो लगभग आप सभी की उम्र 15-16 के आसपास है। आप अपना बचपन याद करो, 5 साल 6 साल का, ठीक है? कुछ देर के लिए आप वहां पे चले जाओ, आज से लगभग आप 10 साल पीछे चले जाओ। आपको बढ़िया से हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आप केवल किताब में जो पिक्चर आता था ना, उसको देख के आप बहुत खुश हो जाते थे। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो जो किताब बेच रहे हैं उनको क्या माइंड में आया? उनको माइंड में आया कि जो आदमी नहीं पढ़ सकता है उसके लिए टेक्स्ट कम, पिक्चर ज़्यादा दे दो, ताकि वो पिक्चर को देख के भी कहानी समझ ले। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके सामने हम बोर्ड पर 10 पिक्चर बना दें, तो उस 10 पिक्चर को ना आप कंबाइन करके कहानी तुरंत बना दोगे कि सर ये इस पिक्चर के थ्रू ये होता हुआ हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे बुक सेलर ध्यान में ये रखता था कि जो पढ़ने जानता है उसके हाथ में भी किताब होना चाहिए और जो पढ़ने नहीं जानता उसके हाथ में भी किताब होना चाहिए। अब जो पढ़ने जान रहा है वो तो पढ़ ही लेगा, लेकिन जो पढ़ने नहीं जानता है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, वो पिक्चर को केवल देख के कहानी समझ जाएगा। इस प्रकार का वो उसमें पिक्चर डालते थे, यानी कि पिक्चर का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल था किताबों में, ठीक है? आगे उसके बाद दीज वेयर संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेजेस एंड इन टैवर्न्स इन टाउन्स। अब जो कहानी लोग पढ़ने जानते थे, किताबों को जो पढ़ते थे, वो क्या करते थे? गांव में गांव में तो हर जगह पे, गांव में जगह होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे और जो पढ़ना जानता था वो खड़ा होके सभी को कहानी सुनाता था कि हाँ इस किताब में ये लिखा हुआ है, और सभी लोग एंजॉय करते थे। जो पढ़ने जानता था वो कहानी को पढ़ता था और सभी को सुनाता था, और जो नहीं जानता था पढ़ना, वो पिक्चर देख के कहानी समझ जाता था, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल हुआ है, टैवर्न्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्लेसेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज। यानी कि एक ऐसा जगह, गांव का एक ऐसा जगह जहां पे आप मीटिंग के पर्पज से बेसिकली इकट्ठा होते हैं, मिलने के वजह से। अब आप वो चाहो शराब पीने के लिए मिलो, इकट्ठा हो जाओ, खाना खाने के लिए, या फिर दोस्तों से मिलने के लिए, या फिर न्यूज़ शेयर करने के लिए। तो बेसिकली ऐसा जगह जहाँ पे आप एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं बातचीत करने के विचार से, उसी को हम लोग कहते हैं टैवर्न्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका चाय का गुमटी, चाय का दुकान। आप वहाँ पे जाओ, हमेशा आपको 10-15 आदमी दिख ही जाएंगे। कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है, कोई अपने घर के ऊपर बात कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टैवर्न्स। तो टैवर्न्स का मतलब सिंपल सा एक प्लेस जहाँ पे लोग आके अपना मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वही चीज़ें, ठीक है? तो अब हमारा पॉइंट तो खत्म हो गया, लेकिन आपने पॉइंट क्या क्रिएट किया था? पॉइंट आपने ये क्रिएट किया था कि न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आने के वजह से जो पहले एक हियरिंग पब्लिक हुआ करता था, अब किस में कन्वर्ट हो गया आपका? वो रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो गया। जब इस प्रकार का आ जाए तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आ जाते हैं। अगला है आपका रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ना, इससे 90% लोग तो खुश थे, क्योंकि भाई अच्छा अच्छा चीज़ छप रहा था, हर किसी के हाथ में अब किताब आ रहा था, हर कोई अपने आप को शिक्षित कर रहा था। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने प्रिंटिंग का स्वागत किया ही नहीं, यानी कि जिनको प्रिंटिंग क्या लगता था? बड़ा ही बेकार लगता था, वाहियात चीज़ लगता था। उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आखिर प्रिंट को लेकर लोगों के दिल में कैसा डर था, क्या डर था? क्या सारे लोगों के दिल में डर था?
नहीं, कुछ लोग, मुट्ठी भर कुछ लोग थे जिनको कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि किताब उताब छापा जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या, क्यों डर था। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि रिलीजियस डिबेट्स, यानी कि रिलीजन के तौर ऊपर भी हमारे बहुत सारे डिबेट किए गए हैं, धर्म के ऊपर भी डिबेट किए गए हैं। देखते हैं इसको समझने के लिए हम लोग पहला पॉइंट अपना क्रिएट कर लेंगे कि नॉट एवरीवन वेलकम दी प्रिंटेड बुक्स। मान लीजिए कि सीबीएसई ये वाला स्टेटमेंट उठा के आपको दे दिया और फुल स्टॉप के बाद बोलेगा एक्सप्लेन करो इसको, यानी कि ये बोलेगा कि प्रिंटेड बुक्स का सब लोगों ने स्वागत नहीं किया। कहने का मतलब कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हर कोई खुश नहीं था, इसको आप एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे, देखते हैं। 3 पॉइंट इसके लिए बेस्ट है। पहला है फियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, दूसरा है रिविलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स, और तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हर प्रकार के लोगों ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का स्वागत क्यों नहीं किया, या फिर उनको वो बेकार क्यों लगता था, वही हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है फियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्या है इसमें, देखो, मैनी पीपल फियर दैट प्रिंटेड वर्ड्स एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स वुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स माइंड्स। कुछ लोगों का मानना यह था कि जो किताबों में शब्द लिखे गए हैं, जो किताबों में सेंटेंस लिखे गए हैं, और जिस तरीके से किताब सर्कुलेट हो रहा है, हर जगह जा रहा है, हो सकता है कि इससे आदमी के दिमाग पर एक नेगेटिव थॉट आए, एक गलत विचार आ जाए। क्योंकि देखो, बिल्कुल इनका कहना भी बिल्कुल सही था, लेकिन ऐसा क्यों था इसके बारे में जरा सोचो। इसका ना एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या हो रहा था, बड़ा डेवलप हो रहा था। अब जो लोग पढ़ना जानता था वो क्या करना चालू कर दिया, अपना किताब छापना चालू कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि हर आदमी एक ही प्रकार का विचार रखता होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई समाज के बारे में अच्छा सोचता है तो वो अच्छा छापेगा, कोई समाज के बारे में गलत सोचता है तो वो गलत छापेगा। यानी कि उस समय पे जिनके पास जो नॉलेज था वही वो इस्तेमाल करके किताबों को छाप रहा था। तो जो अच्छा था वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो नेगेटिव चीजें छापे जा रहे थे उस समय पे, अब बताओ, जब लोगों के हाथ में किताब जाएगा तो वो क्या पढ़ेगा? नेगेटिव ही पढ़ेगा ना। इसीलिए लोगों को डर था कि ये नेगेटिव चीजें हमारे समाज में फैल ना जाए, इसीलिए इसको बंद किया जाए। हाँ, हालांकि आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 90% चीजें वहां पे सही भी छपते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ अलग भी छाप देते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम देते हैं, आपको जैसे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सारे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? नहीं, 99% तो लोग इंडिया ही को सपोर्ट करेंगे। 1-2% जो होगा, जिसको हम लोग गद्दार कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 95%, 99% चीजें वहां पे सही छापे जाते थे, लेकिन 1-2% कुछ ऐसे चीजें जिनके ऊपर के विवाद खड़ा हो जाएगा, समाज में एक गलत मैसेज आएगा, तो इस प्रकार के चीज़ों को ना आने दिया जाए, इसीलिए ये लोग डरते थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। पहला हमारा ये था, नेगेटिव थॉट ना फैल जाए, पहला ये था। दूसरा था रेवेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स, यानी कि धर्म के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के किताब उस समय पे छापे जा रहे थे। अब देखो, हमारे यहाँ पे आप खुद देख लो, हिंदू, चलो हम लोग ना अपने हिंदू रिलीजन का बात करते हैं। हिंदू रिलीजन को लेकर बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग है। कोई इनको बहुत सुपीरियर मानता है तो कोई सबके बराबर मानता है। यानी कि हिंदू रिलीजन के बारे में तरह तरह के विचार हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कट्टर हिंदू हैं, सपोज करो कि हम कट्टर हिंदू हैं, और आप हिंदू के बारे में कुछ गलत बोलोगे तो क्या वो मेरे को बर्दाश्त होगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिनको जो समझ था उस समय पर वो वही चीज़ छाप रहा था, धर्म के ऊपर भी छापा जा रहा था। अब बताओ, कोई भी आदमी अपने धर्म के बारे में भला बुरा सुनना चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। इससे क्या हो जाएगा? रेवेलियस प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। देखो क्या हुआ, मैनी पीपल फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रीड देन रेवेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स स्प्रेड। यहाँ पे लोगों को डर ये था कि जो किताबों में छापा जा रहा है धर्म के ऊपर, यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। तो ये दो ऐसे कारण थे। एक और कारण है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये दो कारण में आपने ये देखा कि लोगों को बेसिकली डर था कि हमारे समाज में गलत मैसेज ना चला जाए किताबों के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। क्या है इसमें देखा जाए, मैनी पीपल फियर दैट द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे लोगों को डर ये भी था कि हमारा जो पुराना कहानी है, कहावत है, कविता है, प्रेम गीत है, जो पुराना पुराना है, उनको समाज में ना ही फैलाया जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे।
अब लोग चूंकि क्या थे, नए नए लोग थे, तो वो क्या छापेंगे भाई, नया नया चीज छापेगा। देख जैसे मान लो, जैसे अभी आप क्लास 10th में हैं, अभी आपको जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाया जाए, क्या अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप उसको पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपके लिए पुराना हो गया। लेकिन वहां पे अच्छा, अब आपको क्या पसंद आएगा? जो नया चीज होगा, जो आपने पहली बार सुना है। तो उस समय पे प्रिंटिंग का यही खासियत था कि जो चीज नया होता था, जो लोगों के माइंड में चलता था, वही लोग वो छापते थे। लेकिन जो पहले से चलता आ रहा है उसको वो लोग बिल्कुल भी नहीं छापते थे। तो इससे क्या हो रहा था, पुराना चीज नष्ट होता जा रहा था, गायब होता जा रहा था। तो लोगों को यहाँ पे ये भी डर था कि प्रिंटिंग का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, केवल नए चीज़ों को छाप रहे हैं, पुराने हमारे जो लिटरेचर है उनको ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो ये 3 ऐसे कारण थे जिनके वजह से लोगों ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किया। सभी ने नहीं, कुछ परसेंट के लोगों ने, 2-4% लोगों ने प्रिंटिंग का स्वागत नहीं किया, लेकिन 95% लोगों ने तो प्रिंटिंग का स्वागत ही किया। उनको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगता था। तो ये जब भी आए इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार का आप चीज़ें लिख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, एक और हम लोग अपना नया टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अबाउट मार्टिन लूथर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे मार्टिन लूथर के बारे में, ये कौन थे इनके बारे में जानेंगे, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, रिफॉर्मेशन ये क्या, हम लोग ये भी देखेंगे, और इसका इनमें क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी हम लोग समझेंगे। तो नोट्स का खूबसूरती आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस प्रकार का टॉपिक डायरेक्टली सीबीएसई ने पूछा है। सीधा बोल देगा कि बताओ कि मार्टिन लूथर का क्या कंट्रीब्यूशन था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में, तो क्या बताओगे आप? इसीलिए हमने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको टॉपिक वाइज क्रिएट कर लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्टिन लूथर थे कौन। मार्टिन लूथर वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। मार्टिन लूथर के कौन थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझो, हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, जो पंडित जी हैं हमारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफॉर्मर बोलेंगे। क्यों रिफॉर्मर बोलेंगे? क्योंकि समाज में जो गलत चीज होता है उनको सुधारने का ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे ऋषि मुनि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, कितना विद्वान लोग होते हैं, उनके सामने यदि कुछ गलत हो तो फटाक से टोक देते हैं वो कि गलत है, बिल्कुल मत करो। तो रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब होता है कि जो आदमी धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको सुधारना चाहता है। जैसे आज भी हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे परंपरा है जो कि बहुत पुराना है, तो ये सब ऐसे लोग हैं। रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि धर्म को बेसिकली सुधारने का काम करते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ गलत है तो लोगों को मैसेज देते हैं कैसा है वैसा है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं महात्मा बुद्ध जी का। हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग फॉलोवर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वो लोग घूमते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आखिर महात्मा बुद्ध थे कौन। तो रिलीजियस रिफॉर्मर का काम ही होता है अपने धर्म को फैलाना, उसमें जो खराबी है, जो गलत चीज़ है उसमें उसको वहाँ से दूर भगा देना। तो मार्टिन लूथर बेसिकली हमारे एक रिलीजियस रिफॉर्मर ही थे। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, जरा ये भी देखा जाए। इन 1517 मार्टिन लूथर रॉट 95 थीसिस, यानी कि इन्होंने एक बेसिकली अपना कह सकते हो कि एक तरीके से किताब इन्होंने लिखा था। उनका नाम इन्होंने दिया था 95 थीसिस। सिंपल आप इसको ऐसे समझो, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि इन्होंने 95 पेजेस लिखे थे, उन सबको एक बार कंबाइन कर दो तो किताब बन जाएगा हमारा। तो ये बात हो रहा है 1517 का। उस समय पे मार्टिन लूथर ने अपना एक थीसिस लिखा था जिनका नाम था 95 थीसिस, यानी कि बेसिकली आप एक किताब मान सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। In his 95 theses, he criticized many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. यानी कि इन्होंने अपने किताब में ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखा है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उस समय पे, यानी कि बेसिकली चर्च के ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने सिंपली रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज कर दिया है कि आपका जो परंपरा है, आपका जो कल्चर है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। उनको उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, हम लोग, आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो हम लोग यदि घर कोई नया बनाते हैं तो घर का पहले पूजा करते हैं, है ना, पूरी तरीके से एकदम रीति रिवाज के साथ चलते हैं। तो यदि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा कर दे तो हम लोग इसी को क्या कहेंगे कि वो हमारे धर्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो बेसिकली 95 थीसिस जो इन्होंने लिखे थे मार्टिन लूथर ने, बेसिकली इनका एक किताब कह सकते हो आप। ठीक है, 95 थीसिस इनका जो किताब था,
इस किताब में बेसिकली इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का बुराई किया था, बड़ाई नहीं, बुराई। किस चीज़ को लेकर कि भैया आपका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, आपका जो पूजा पाठ करने का तरीका है, आप जो जो परंपराओं को आप फॉलो करते हो बिल्कुल गलत है। बेसिकली इन्होंने चैलेंज किसको कर दिया था, चर्च को कर दिया था डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। A printed copy of this was posted on a church door in Wittenberg। और इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक पेपर में इन सारे बातों को इन्होंने लिखा, यानी कि चर्च को बेसिकली इन्होंने चैलेंज कर दिया कि देखो ये सारा पॉइंट है हमने इस कॉपी पेज में लिखा है और ये सब ऐसा चीज़ें हैं जो कि आप गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आप ना सिंपली इसको ऐसे समझो कि मार्टिन लूथर जी ने 1517 में किताब अपना लिखा था, उनका नाम क्या था, 95 थीसिस। और इस किताब में बेसिकली उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज कर दिया था। चैलेंज करने का मतलब है कि उनके गलत प्रैक्टिसों के गलत रिचुअल्स का उन्होंने उसमें एकदम पूरी तरीके से जम के लिखा था। और उनका एक कॉपी उन्होंने कहाँ पे जाके छाप दिया, चर्च के गेट के आगे छाप दिया। कहाँ पे, विटेनबर्ग में, याद रखिएगा इस नाम को। अब जरा देखो, क्या चर्च के लोग जब उस पेज को पढ़ेंगे तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा ना। यानी कि उस पेपर में जो किताब, जो गेट के ऊपर उन्होंने छाप दिया था चर्च के बाहर जाकर, जब चर्च वाले लोग आएंगे पढ़ेंगे तो उनको गुस्सा लगेगा। तो एक्चुअली में इन्होंने चर्च को चैलेंज कर दिया था। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। इन्होंने ना एक तरीके से चर्च को चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कर दिया कि देखो आपका जो विचार है, आपका जो रिचुअल्स है, आपका जो परंपरा है वो गलत है, और आपको यदि इससे सहमति नहीं है तो आप मेरे साथ डिबेट कर लो, पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मतलब कि चर्च के अंदर कुछ ऐसे रिचुअल्स थे, ऐसे परंपरा थे जो कि मार्टिन लूथर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनको गलत लगता था। अब देखो भाई, बिल्कुल सही बात भी है, हर इंसान का धर्म को लेकर एक ही सोच थोड़ी रहता है, सबका सोच अपना अलग अलग रहता है। तो चर्च का सोच, चर्च का प्रैक्टिस करना, चर्च का रिचुअल्स मार्टिन लूथर को पसंद नहीं आया। इन्होंने चैलेंज कर दिया उसको कि आओ मेरे साथ डिबेट कर लो, देखते हैं कौन किसका बात सही होता है और किसका गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। Luther's 95 theses were immediately produced in vast numbers and read widely, which lead to the division of the church and the beginning of the Protestant Reformation। अब जो मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस में चर्च के गलत प्रैक्टिस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में जो उन्होंने लिखा था, बड़ा अजीब था। अजीब देखो, आप खुद सोचो कि आपने क्या कर दिया, किसी चर्च, मतलब कि देखो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके लिए एक तरीके से तो मंदिर है वो, आपने मंदिर के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या लोगों में इस चीज़ को जानना एकदम उत्सुकता नहीं होगा क्या? जरूर होगा। उनको, उनके माइंड में आएगा कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या लिख दिया है, पढ़ना चाहिए एक बार। तो इन्होंने जो लिखा था उनके कॉपी किताबों के रूप में बना के बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में बिकने लग गए, क्योंकि सब पढ़ना चाहता था कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है भाई। बहुत ज़्यादा बिकने लग गए इसके किताब। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा चर्च था वो दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में हमारा चर्च बट गया, और यहीं से हमारा क्या शुरुआत हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब देखो ये जो चर्च है ना, बेसिकली आपका दो ग्रुप में बढ़ चुका था। पहला था आपका कैथोलिक्स और दूसरा था आपका प्रोटेस्टेंट्स। अब देखो भैया, आपने सवाल खड़ा किया किस पे, चर्च पे, तो ऑब्वियस ही बात है समाज में दो लोगों का ग्रुप बन जाएगा, एक वो जो चर्च को सपोर्ट करेंगे और एक वो जो चर्च को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो उसका अगेंस्ट में होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि दस द रोमन कैथोलिक चर्च वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब रोमन कैथोलिक चर्च बेसिकली जो चर्च को में जो लोग जाते थे, पूजा पाठ करते थे, उनमें दो ग्रुप बन गया। पहला कौन था, कैथोलिक्स, ठीक है। और कैथोलिक का मतलब कौन, जो चर्च को सपोर्ट करते थे कि नहीं भैया चर्च में जो काम हो रहा है, जो रिचुअल्स है, जो परंपरा हमारा वो सही है, उसको हम लोग कहते थे कैथोलिक। और प्रोटेस्टेंट का मतलब कौन, जो चर्च के अगेंस्ट थे, जो बिल्कुल खिलाफ थे, यानी कि किसके सपोर्ट में थे जरा बताओ, मार्टिन लूथर के सपोर्ट में, ठीक है। तो मार्टिन लूथर के सपोर्ट में जो थे उनको हम लोगों ने कह दिया प्रोटेस्टेंट, और जो चर्च के सपोर्ट में थे उनको हम लोगों ने कह दिया कैथोलिक्स, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ वीक्स। अब देखो मार्टिन लूथर अब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। फेमस ये हो रहे थे इस रूप में कि इन्होंने डायरेक्टली भाई चैलेंज कर दिया किसको, चर्च को। तो हर लोग इनके बारे में अब जानने लग गए थे
कि आखिर ये मार्टिन लूथर है कौन, जरा जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने अपना एक किताब और लिखा जिनका नाम था न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट अब चूंकि लिखा इन्होंने ही था तो लोगों को इस एकदम पूरा जिज्ञासा हो गया जानने का कि आखिर इस किताब में इन्होंने क्या लिखा है। तो इनका कॉपी जो है ना 5000 कॉपी यानी कि 5000 किताब मतलब कुछ हफ्तों में बिक गया। बस सोचो, ये एक तरीके से आपको क्या दिखा रहा है, ये प्रिंटिंग का कमाल दिखा रहा है आपको। 5000 किताब कुछ हफ्तों में प्रोड्यूस होकर बिक जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आगे डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट। अब देखो, मार्टिन लूथर यदि अपने बातों को फैला पा रहा था, मतलब कि यदि वो चर्च को चैलेंज कर पाया, या फिर वो अपने 95 थीसिस को लिख पाया, या फिर वो अपने न्यू टेस्टमेंट को लिख पाया, उसका 5000 किताब यदि बिक पाया, तो बताओ ये सब किसके वजह से पाया? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हो पाया। तो बताओ यहाँ पे एक तरीके से मार्टिन लूथर के लिए प्रिंटिंग वरदान के तौर पे साबित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ना प्रिंटिंग प्रेस से बहुत ही खुश थे, यानी कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत खुश थे, क्योंकि इनको जो कुछ भी ये कर पाए वो किनके वजह से कर पाया? प्रिंटिंग की वजह से ही कर पाया भाई। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ये चैलेंज कर पाए चर्च को प्रिंटिंग की वजह से, लोग इनके विचारों को पढ़ने लग गए प्रिंटिंग की वजह से, इनका जो न्यू 95 थीसिस था या फिर जो न्यू टेस्टामेंट है ये भी किनके वजह से? प्रिंटिंग की वजह से। तो इनको प्रिंटिंग से बहुत ही खुश थे। इन्होंने खुश होकर प्रिंटिंग के बारे में क्या कहा, एक लाइन देखो, डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। और ये स्टेटमेंट हमको याद आ गया है, ये सीबीएसई में कई बार पूछा गया 1 नंबर में। सिंपली बोलेगा कि हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये किसने कहा था? तो आपका जवाब होना चाहिए मार्टिन लूथर ने कहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि प्रिंटिंग भगवान का दिया हुआ इकलौता ऐसा गिफ्ट है जो मतलब इसके बाद कोई दूसरा गिफ्ट वो दे ही नहीं सकता इससे बढ़िया। सिंपली आप यहाँ पे इसका कहने का सिंपल सा मतलब आप ये समझो कि भगवान ने, ईश्वर ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो दिया हम लोगों के तरीके से गिफ्ट के तौर पे अल्टीमेट है, इससे बढ़िया कुछ गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, इस बात को आप याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा टॉपिक, तो क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही है। आगे अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा इसके अंदर बचता है, प्रिंट एंड डिसेंट। अब देखो, प्रिंट के वजह से ना एक इंसान था जिनको फांसी पर लटकना पड़ा। सोचो, प्रिंट और उसका दहशत, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें ना। बेसिकली हम लोग एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका नाम था मेनेक्यू। इनका नाम क्या था? मेनेक्यू। मेनेक्यू के बारे में जरा देखा जाए, हालांकि टॉपिक आपका प्रिंट एंड डिसेंट है, इसका मतलब होता है कि प्रिंट और उसका क्या गलत तरीके से प्रभाव पड़ा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिसेंट मतलब होता है दहशत एक तरीके से। तो मेनेक्यू के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, और ये ऐसा इंसान था जिनको प्रिंटिंग के वजह से फांसी पे लटकना पड़ा। ऐसा क्या था जरा देखा जाए। मेनेक्यू वॉज अ मिलर इन इटली। ये एक मिलर था। मिलर मतलब समझते हैं, जो मिल में काम करता है, चाहे वो मिल किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़ा का मिल हो सकता है, आटा चक्की का मिल हो सकता है, किसी भी चीज का मिल हो सकता है। तो मेनेक्यू कौन थे? एक मिलर थे, मिल में काम करते थे। कहाँ पे? इटली का ये बात हो रहा है। ही बिगेन टू रीड बुक्स दैट वेयर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। यानी कि इनके गली मोहल्ले में जो किताब होता था वही किताब ये उठा के पढ़ते थे अपना, इनको पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, आगे he reinterpreted the message of the Bible and formed his own views of God and creation that enraged the Roman Catholic Church। इन्होंने जो किताब पढ़ा अपने गली मोहल्ले में, जो इनको किताब मिलता था, इस किताब को जो इन्होंने पढ़ा, और खास करके जब इन्होंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल में ना बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी थी, तो उस चीजों को बाइबल में जो लिखा हुआ था इन्होंने गलत तरीके से समझ लिया। अब देखो, आप खुद जब आप महाभारत पढ़ोगे या फिर जब आप रामायण पढ़ोगे, तो वहां पे ना आपका ही विचार दूसरे से अलग हो जाएगा। उसका विचार रामायण को लेकर अलग है, महाभारत को लेकर अलग है, आपका विचार अलग होगा, आपका विचार अलग होगा महाभारत और रामायण को लेकर। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने बाइबल को पढ़ा, तो बाइबल को जो इनको पढ़ के समझ में आया, जो इनको समझ में आया बाइबल को पढ़ के, इन्होंने चैलेंज कर दिया रोमन कैथोलिक चर्च को। सोचो, जिस तरीके से मार्टिन लूथर ने किया ना, इन्होंने भी चर्च को चैलेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि यार बाइबल में तो कुछ और लिखा हुआ है, आप तो कुछ और बताते हो। नहीं समझा आपने क्या कहा यहाँ पे? सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इन्होंने बाइबल को पढ़ा, और बाइबल बड़ा ही पवित्र ग्रंथ होता है क्रिश्चियन धर्म के अंदर, ठीक है, तो बाइबल को जब इन्होंने पढ़ा ना, तो इन्होंने बाइबल को अलग तरीके से समझा। अब जब इनको ना बड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है,
चर्च वाला कुछ और प्रैक्टिस करवाता हम लोगों से, तो इन्होंने चर्च को चैलेंज कर दिया। किसको? रोमन कैथोलिक चर्च को। लेकिन मेनाक्यो वाज वार्न्ड ट्वाइस बाय द चर्च, चर्च के द्वारा मेनाक्यो को 2 बार वार्निंग दिया गया कि जो तुम बोल रहे हो, यदि तुम्हारे मन में चर्च के खिलाफ कुछ है तो अपने मन में रखो, नहीं तो इसको बकर बकर बोलो मत। ठीक है, यानी कि इनको वार्न किया, क्योंकि इन्होंने सवाल किसके ऊपर खड़ा कर दिया था? चर्च के ऊपर कर दिया था। तो चर्च वाले लोगों ने उनको वार्निंग दिया कि इस अगले बार से ऐसा बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, आगे। लेकिन इन्होंने तो वही बोला ना जो इन्होंने अपने हिसाब से समझा बाइबल को पढ़कर। खैर आगे देखते हैं। अल्टीमेटली ही वॉज एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये अपने आप को संभाला नहीं और ये हमेशा चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाते रह गए, और अल्टीमेटली चर्च के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। सोचो, तो जहाँ प्रिंटिंग एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लोगों को एजुकेट कर रहा था, तो वहीं पे प्रिंटिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से दहशत भी फैला रहा है। बेसिकली देखो, प्रिंटिंग का यहाँ पे कोई दोष नहीं है, दोष यहाँ पे आदमी के विचार का है। इन्होंने बाइबल पढ़ा, बाइबल को इन्होंने गलत तरीके से समझ लिया और चैलेंज कर दिया चर्च को, तो चर्च वालों को गुस्सा आ गया, इन्होंने क्या कर दिया, इसको फांसी पर लटका दिया। आगे एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, नाउ रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन इम्पोजिंग सेवर कंट्रोल्स over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। अब देखो, कोई भी आदमी क्या कर रहा था, चर्च के बारे में आवाज खड़ा कर दे रहा था, एकदम चैलेंज कर दे रहा था चर्च को कि आप जो प्रैक्टिस करवाते हो, आपका जो रिचुअल्स है, आपका जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे गुस्सा किसको आ गया बताओ? चर्च वालों को गुस्सा आ गया। तो 1558 से चर्च ने क्या किया, बुक सेलर्स पे और पब्लिशर्स पे एक पाबंदी लगा दिया। पाबंदी क्या लगा दिया? पाबंदी ये लगा दिया कि जो किताब हम बोलेंगे नहीं छापने के लिए, वो बिल्कुल नहीं छापना, या फिर जिस किताब में चर्च के ऊपर लिखा हुआ है उसको बैन कर दो, तो बैन कर दो, उसको दोबारा मार्केट में आने मत देना। यदि आ गया तो कार्रवाई आपके ऊपर होगा। एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, उन किताबों पर नजर रखना चालू कर दिया चर्च वाले ने जिन किताबों में किसके बारे में लिखा होता था, चर्च के बारे में लिखा होता था। तो अब अच्छा, ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चर्च का बुराई हो रहा था और ये लोग बिल्कुल बुराई सुनना चाहते नहीं थे, इसीलिए 1558 से इन लोगों ने किताबों के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया और इनको विश्वास हो गया था कि यदि आपको ऐसा कोई काम करेगा या फिर कोई किताब छापेगा चर्च के ऊपर, तो पहले हमको आके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको भी फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिस तरीके से मेनाक्यो को लटका दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा द रीडिंग मैनिया, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।